हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भूकंप के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में भूकंप के बारे में वो सारी जानकारियाँ बताने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में उसी फैक्ट को बताया जाएगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और इसके अलावा भी और इसके बारे में जो भी बेसिक जानकारियाँ होगी जो कि हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, वो सब पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम आज बात करेंगे भूकंप के बारे में। तो पहले ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि भूकंप एक क्या है, घटना है। तो कोई भी घटना होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। कोई की ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी घटना नहीं है जो कि बिना कारणवश होता है। तो भूकंप भी एक घटना है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो हम सबसे पहले उस कारण के बारे में जानते हैं जिसके कारण भूकंप आता है। तो पहला कारण है प्लेट का विनाशी कगार। तो भाई प्लेट कौन सा प्लेट? अब यहाँ पे तो क्वेश्चन उठेगा कि भाई प्लेट कौन सा प्लेट? तो घर वाला प्लेट नहीं, ये प्लेट ये है जो कि पूरा स्थल मंडल उसी पे टिका हुआ है। सभी को पता है कि मुख्यतः 7 प्लेटों पे पूरी दुनिया टिकी हुई है और सामान्यतः 20 छोटे छोटे प्लेट है। तो यहाँ पे अब प्लेट का भी मूवमेंट होता है। तो मेन कारण होता है कि प्लेट के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, भूकंप आता है। लेकिन मूवमेंट भी 3 प्रकार का होता है। तो इसमें से मुख्यतः किस मूवमेंट के कारण भूकंप आते हैं उस मूवमेंट को बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहला यहाँ पे है अभिसरण। तो अभिसरण होता क्या है? अभिसरण एक प्लेट का मूवमेंट ही है। तो किस टाइप का मूवमेंट है भाई? तो एक आपको हम प्रैक्टिकली बताते हैं। जब 2 प्लेट, मानते हैं ये एक प्लेट हो गया और एक प्लेट हो गया, इतना छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको समझने के तौर पे हम बता रहे हैं कि जब ये 2 प्लेट है इसमें गैप होता है, लेकिन जब ये मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करते वक्त जब एक दूसरे की तरफ आते हैं और टकराते हैं तो यहाँ पे जो कगार जो होता है, जहां पे टकराएंगे कगार पे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होती है। तो इसी कंपन के कारण या तो कंपन होगा, तो कंपन होने के कारण तरंग चलती है और इसी तरंग से क्या होता है ना कि भूकंप आता है। तो भूकंप है क्या? एक तरंगों का माने कलेक्शन है। तो तरंग से ही ना तो भूकंप आता है। इसमें होता है कंपन होता है, भूकंप आता है तो कंपन होता है। कंपन होने से क्या होता है, पृथ्वी जो होती है हिलती है। तो कोई भी चीज होता है हिलता है तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, कंपन होता है, उसमें कोई ना कोई वेव का संचार होता है। तो अभिसरण है क्या, जब कोई भी 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करके और टकरा जाती है, इसी से क्या होता है कि भूकंप आता है, जो कि ये बहुत ही घातक होता है। और जब कोई 2 प्लेट, ये मानिए कि ये एक प्लेट हो या एक प्लेट है, और ये अगर है कोई प्लेट एक दूसरे की से दूर जाती है, तो दूर जाने से होता क्या है कि तो इससे भी भूकंप आता है। लेकिन इससे जो भूकंप आता है वो बहुत ही कम घातक होता है। इसमें जो तरंग पैदा होती है, इसमें जो वेव पैदा होती है, इसमें उतना इंटेंसिटी नहीं रहता है जितना कि अभिसरण में होता है। तो अवसरण में क्या होता है, प्लेट एक दूसरे से दूर की तरफ जाते हैं, और अभिसरण में होता क्या है कि प्लेट एक दूसरे की तरफ आते हैं, और जिससे क्या होता है कि टकराव होता है, और टकराव से क्या होता है, कंपन होता है, और कंपन से ही भूकंप आता है। पहला कारण हम समझ लिए कि प्लेट का विनाशी कगार। दूसरा है इसमें कि मानव जनित कारण। मानव जनित कारण होता क्या है कि अगर हमें पता है कि कुछ एरिया जो होता है कि जहां पे भूकंप संवेदनशील होता है, जहां पे अक्सर भूकंप आने की संभावना होती है, अगर हम वहां पे बांध बनाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, और भार पड़ेगा, और भार पड़ने से कारण क्या होता है कि वहां पे भूकंप आने की संभावना अति तीव्र हो जाती है। तो एक मानव जनित भी कारण हुआ जो कि भूकंप आने का एक कारण है। और तीसरा है नवीन बलित पर्वत का तल। देखिए नवीन बलित पर्वत में एक यहाँ हम लोगों के पास उदाहरण है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का जो भी भाग है उससे सटा हुआ उत्तराखंड
कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है ना भूकंप सेंसिटिव जोन में आते हैं। माने यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। कारण ये है कि ये बलित पर्वत का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से ही होता है। अगर वहां पे वलित जो भी पर्वत निर्माण हुआ है तो पहले वहां पे दो प्लेट टकराए हुए हैं, तो उस प्लेट में किसी टाइप से अगर मूवमेंट होता है तो क्या होगा कि वहां पे भूकंप फिर से आने की संभावना होगी ही। तो इसीलिए नवीन वलित पर्वत का तल भी एक भूकंप आने का कारण है। तो हमें 3 कारण मिला कि भूकंप क्यों आता है। तो भूकंप क्यों आता है, तो प्लेट का विनाशिक आघात, यानी कि अक्सर हम वहीं पे भूकंप आता है जहां दो प्लेट में मूवमेंट होता है, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए। और एक मानव जनित हुआ जो कि हम लोगों के द्वारा, मानव के द्वारा। और तीसरा हुआ बलित पर्वत, जहां पे बलित पर्वत होता है वहां पे सामान्यतः भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है, जो कि 2015 में नेपाल में भी आया हुआ था। तो मेन कारण क्या था, नवीन बलित पर्वत का ही कारण था। अब हम ये तो जान गए कि भूकंप के आने के पीछे क्या कारण है। अब आता है तो उसमें क्या क्या होता है। अब तो भाई आ गया, तो अब जानना है कि अब तो आ गया है तो उसके बारे में जाने कि आया है तो इसका क्या क्या गुण है, क्या क्या फीचर है। तो हम अब यहाँ पे जानेंगे कि जहां से भूकंप निकलता है, जहां से उत्पत्ति होती है भूकंप की, वो भूकंप का, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है केंद्रक। और ये तो पृथ्वी के तल के नीचे का भाग है। ये जो है ये तल के पृथ्वी की ये धरातल हुआ, और धरातल के नीचे का भाग है जहां से ये भूकंप क्या हुई, उत्पन्न हुई। और जहां पे यहाँ पे उत्पन्न हुई थी, ये जो वेव है ये धरातल तक पहुंचती है। धरातल के जिस पॉइंट पे पहुंचती है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, इपीसेंटर, यानी कि हिंदी में बोला जाएगा अधिकेंद्र। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिला, एक फोकस मिला और एक इपीसेंटर मिला। यानी फोकस का मतलब केंद्रक और इपीसेंटर का मतलब अधिकेंद्र। तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है धरातल के नीचे वाला पार्ट, उसको बोला जाएगा फोकस। और धरातल पे जहां नीचे से निकल के धरातल पे जिस पॉइंट पे जाता है उस पॉइंट को ही कहते हैं इपीसेंटर। तो अब एक बात यहाँ पे भी आती है कि ये कोई भी किसी में हलचल होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई ऊर्जा काम करती होगी। ऐसा बिना ऊर्जा के तो बोलना, चलना, लिखना, चाहे किसी प्रकार के मूवमेंट हो तो उसमें उसके पीछे कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ कौन सी ऊर्जा काम करती है जो कि भूकंप आने में सहायता होती है। तो यहाँ पे एक ऊर्जा का नाम है, उस ऊर्जा को बोलता है प्रत्यास्थ ऊर्जा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। तो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि पूछ सकता है कि जो भूकंप आता है तो उसमें जो ऊर्जा का संचार होता है उस ऊर्जा का क्या नाम है, तो उसको बोला जाएगा कि इलास्टिक एनर्जी। अब हमें दो पॉइंट क्लियर हो गया कि भूकंप के आने के पीछे क्या कारण है, और भूकंप आता है तो कहां से उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और जहां जाता है धरातल पर उसको क्या बोलते हैं, और जो ऊर्जा का संचार होता है उस ऊर्जा का क्या नाम है, तो उस ऊर्जा का नाम है इलास्टिक एनर्जी। अब हमें सभी लोगों को पता है कि ये क्या है, भूकंप में होता है वेव होता है, वेव का संचार होता है। तो इसमें अब हमें पढ़ना है कि वेव के बारे में। तो वेव कितने टाइप के होते हैं और वो जो टाइप है तो उसके क्या क्या गुण है, चलिए अब उसको हम देखते हैं। तो वेव सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा लव। तो प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक, सेकेंडरी को द्वितीयक या गौड़ भी। इसको अब इधर उधर उसको थोड़ा सा माइंड को अगर पूछना होगा तो सेकेंडरी की जगह गौड़ भी पूछ सकता है। तो गौड़ का मतलब ही होता है द्वितीयक यानी सेकेंडरी, इसी का नाम गौड़ है। और तीसरा है लव, इसको धरातलीय वेव भी कहा जाएगा। अब यहाँ पे आती है कि
जब ये वेव आती है तो इसके पास तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो प्राइमरी जो वेव होता है इसके पास 6 किलोमीटर पर सेकेंड और द्वितीय के पास होता है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड और लव के पास होता है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि क्या होता है, इसका मतलब यह है कि प्राइमरी के पास अधिक गति होता है, सेकेंडरी के पास उससे थोड़ा कम और लव के पास सबसे कम। यानी कि प्राइमरी के पास ज्यादा स्पीड होता है, सेकेंडरी के पास औसत एवरेज में और लव के पास सबसे कम होता है। तो अगर हमें इस पॉइंट को पता रहेगा कि किसका गति कम होता है, किसका गति ज्यादा होता है, तो इससे हम बहुत सारे चीज को समझ के हम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका उत्तर दे सकते हैं, हमें याद नहीं करना पड़ेगा। तो वो कैसे? तो अब यहाँ पे एक बात समझना है कि जिसमें जितना गति होता है, मैंने कहने का मतलब ये होगा कि देखिएगा समाज में भी देखिएगा कि जो जितना जल्दी जल्दी बोलता है, माने कि बिना मतलब के ना, जब भोजपुरी में जाता कि पका पका बोला था, तो यानी कि उसी टाइप से अगर वो ज्यादा बोल रहा है, यानी कि अब अगर इसको हटाइए, हम अब दूसरा एग्जांपल समझिए। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी रिलेशनशिप है, तो कोई भी रिलेशनशिप अगर जल्दी बन जाता है तो ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। अगर रिलेशनशिप बनने में जितना समय लगता है उतना ही रिलेशनशिप क्या होता है, टिकाऊ होता है। तो उसी टाइप से अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्षति के बारे में, किस वेव से कितना क्षति होता है, कौन विनाशकारी होता है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है यानी कि इसके प्राइमरी क्या हुआ, रिलेशनशिप जल्दी बना लिया। तो जल्दी बनाएगा तो इस अगर जो रिलेशनशिप जल्दी बनता है तो अगर वो टूट भी जाता है तो क्या होता है, उतना विनाशकारी नहीं होता है। तो उसी तरह से प्राइमरी भी उतना विनाशकारी नहीं है, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, यानी कि ये रिलेशनशिप जल्दी बनाया। अब जो है सेकेंडरी है, तो इसका जो स्पीड है औसत है, यानी कि रिलेशनशिप में जल्दी नहीं, लेकिन इसका रिलेशनशिप बना है तो उसमें कुछ समय लगा है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा है। तो ये भी इसका जो क्षति होगा क्या होगा, औसत होगा। लेकिन लव जो है, जो रियल में जो लव होता है, तो जैसे कि रियल में लव तुरंत तो होता नहीं है, उसमें टाइम लगता है। और टाइम लगता है, अगर कोई भी काम हो, लव हो या जो भी हो, अगर जिस काम में हम टाइम देते हैं उस काम अगर सफल नहीं हो पाता है तो हमें बहुत ही पीड़ा पहुंचती है। तो अगर पीड़ा पहुंचेगी तो क्या होगा, क्षति होगा। तो उसी तरह से लव जो होता है, जिसे हम धरातलीय वेव कहते हैं, इसका स्पीड क्या होता है, कम होता है। यानी कि रिलेशनशिप धीरे धीरे बनाता है। अगर रिलेशनशिप धीरे धीरे बना, अगर वो टूट गया तो क्या होगा, अधिक क्षति होगा। तो यानी कि सबसे क्षति किस वेव से होता है, तो लव वेव से, और सबसे कम प्राइमरी से और औसत सेकेंडरी से। अब हम ये तो हो गया कि क्षति किससे ज्यादा होता है, किससे कम होता है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो वेव है कहां कहां तक पहुंचता है। तो प्राइमरी वेव है, ये जो है ना, ये तीनों अवस्था में पहुंच जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जो सेकेंडरी होगा केवल ठोस में ही जाएगा। और इसका नाम लव जो है, लव का तो नाम ही है धरातलीय, यानी कि ये धरातल पे पहुंचता है, इसीलिए ज्यादा हानि करता है। क्योंकि जो भी मकान हो, जानवर हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कहाँ रहता है, धरातल पर रहता है। तो भाई धरातल पर पहुंचेगा तो धरातल पे कंपन करेगा, तो कंपन करेगा तो धरातल पे जो भी होगा उसको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। तो इसीलिए विनाशकारी ज्यादा लव होता है। अब आते हैं कि ये जो वेव है, तो वेव दो टाइप से गति करता है। एक लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि अनुदैर्ध्य, एक ट्रांसवर्स जिसको हम अनुप्रस्थ बोलते हैं। तो अब यहाँ पे दो टाइप से इसका गति हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं तो ट्रांसवर्स। तो प्राइमरी होता है तो लॉन्गिट्यूडनल करता है। लॉन्गिट्यूडनल के मतलब क्या होता है कि यह सीधे निकल जाता है। और ट्रांसवर्स क्या होता है, इसका जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल सीधे निकल जाता है और
ट्रांसवर्स क्या होता है, अप एंड डाउन, यानी अनुप्रस्थ में जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल में वेव क्या होता है, सीधे निकल जाता है। तो प्राइमरी में क्या होता है कि वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है कि अनुदैर्घ्य होता है, और जो सेकेंडरी है इसमें होता है अनुप्रस्थ, और लव में होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि जो अब यहाँ पे हम दर्शाए हुए हैं कि कैसे कैसे इसका मैंने ग्राफ के जरिए कि मैंने कैसे कैसे मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट को जो दिमाग में बैठा लेगा तो ये जो जितना भी नीचे लिखा हुआ है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने, मैंने समझ गए इस बात को अगर ये समझ गए, अगर ये ग्राफ दिमाग में है तो ये जो भी पॉइंट नीचे लिखा हुआ है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो भाई कैसे, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को पता होगा कि आवृत्ति यानी कि उसको बोला जाता है इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। तो देखो, तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो मूवमेंट होता है एक सेकंड में उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो प्राइमरी में होता है क्या, फ्रीक्वेंसी बहुत मूवमेंट क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें देखिएगा कि एकदम सटा सटा हुआ है, वेव क्या है, सटा सटा, यानी कि इसमें जो मूवमेंट हुआ है बहुत माने उसके उसके एक सेकंड में ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा हुआ है तो यानी कि इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, थोड़ा सा इससे 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 अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, और इससे ज्यादा इसमें है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें मीडियम औसत है, और इसमें ज्यादा है। यहाँ पे कम पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे इसमें जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसमें कम होगा। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी प्राइमरी में ज्यादा होता है, सेकेंडरी में औसत होता है, और लव में क्या होता है, कम होता है। तीनों ये दोनों की अपेक्षा लव में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। अब अगर फ्रीक्वेंसी पता चल गया कि किसमें कम है किसमें ज्यादा, तो आगे वाला पॉइंट हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। अब ये जो दो, ये इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसमें तो देखिए क्या है, दोनों तो सटा हुआ है, तो सटा हुआ है तो बीच के दूरी क्या है, कम है, तो बीच की दूरी कम है तो यानी वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। इसमें देखिएगा, इसमें इसके अपेक्षा इसमें यहाँ की दूरी क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो यही तो वेवलेंथ हुआ। तो इसमें वेवलेंथ क्या होगा, इसके अपेक्षा, प्राइमरी की अपेक्षा इसमें वेवलेंथ ज्यादा होगा। और लेकिन यही लव में आइएगा तो इसके कंपेयर में इसमें वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ लव में, और उससे कम सेकेंडरी में, और सबसे कम प्राइमरी में। अब आते हैं आयाम, यानी इंग्लिश में बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसका ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक जाता है। कोई भी पार्टिकल जब मूवमेंट करता है तो अपने जहां पर है उस स्थान से कितना हाइट तक पहुंचता है, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोल जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात फ्रीक्वेंसी की बात है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यानी जल्दी जल्दी करेगा तो ऊंचाई क्या करेगा, कम तय करेगा, यानी क्या होगा, आयाम कम होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड कम होगा। और अब आइए सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा लव में, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई गेन कर रहा है। तो ज्यादा ऊंचाई गेन करेगा तो क्या होगा, तो आयाम ज्यादा होगा। और मीडियम में होता है, इसमें सेकेंडरी में, इसमें जो आयाम जो होता है औसत होता है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट, जो पार्टिकल मूवमेंट करता है तो इसका जो ऊंचाई होता है प्राइमरी और लव के बीच में होता है, यानी कि औसत में होता है। अब आता है जो ये वेव है, जो माने किस टाइप से काम करता है। तो हमें पता है कि जो वॉइस, जो ध्वनि वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो प्राइमरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो यानी कि जो प्राइमरी वेव है वॉइस वेव की तरह काम करती है, और जो सेकेंडरी है लाइट वेव की तरह काम करती है, और लव जो है वाटर वेव की तरह काम करती है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्राइमरी वेव है वो किस वेव की तरह चलती है। तो वहां पे होगा आपको क्वेश्चन कि वॉइस, लाइट, वाटर, तो इसमें आपको पता होगा तो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हुई कि ये जो प्राइमरी है वॉइस वेव की तरह काम करती है और सेकेंडरी लाइट वेव की तरह, और लव जो होते हैं वाटर वेव की तरह काम करती है। तो इस वीडियो में हम सभी फैक्ट के बारे में बता दिए जो कि हमें भूकंप के बारे में एग्जाम में हमें प्रश्न के रूप में देखने को मिलता है। हम इस वीडियो में पूरी तरह से जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उससे रिलेटेड सभी फैक्ट इस वीडियो में बता दिए। तो इस वीडियो में भूकंप के बारे में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर ही से शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।